एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में एक बड़ा नाम। ये कहानी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बदलाव की, उनकी महत्वाकांक्षा की और सही समय पर सही फैसले लेने की। चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, नंबर 1। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आज की तारीख में वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के खेतों पर उनके दशकों के राज का सबूत है। और अगर भविष्य की बात करें तो ये आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है, 21.3%। हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में ये महिंद्रा की हिस्सेदारी थी। सोचिए जरा, एक कंपनी जो अपनी दमदार डीजल एसयूवीज के लिए जानी जाती है, वो इतनी तेजी से ईवी की दुनिया में कैसे अपनी जगह बना रही है? यही तो वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। आखिर एक स्टील बेचने वाली कंपनी ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी दिग्गज कैसे बन गई? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां इस कंपनी की नींव रखी गई थी और उसे अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हाँ, ये बात शायद बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन कंपनी का असली नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा था ही नहीं। इसकी शुरुआत दो भाइयों जेसी और केसी महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी और नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। और ये सवाल हमें महिंद्रा के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले जाता है, एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ था। अब देखिए ये टाइमलाइन कितनी दिलचस्प है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और को-फाउंडर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। अब सोचिए कंपनी पर कितना बड़ा संकट आ गया होगा, लेकिन महिंद्रा भाइयों ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। पहले से छपे हुए M&M की लेटरहेड बचाने के लिए उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया और फिर उन्होंने नए आज़ाद हुए भारत की ज़रूरत को समझा और मजबूत विलीज जीपों को असेंबल करना शुरू कर दिया। यहीं से उनके ऑटोमोबाइल सफ़र की असली शुरुआत हुई। जीपों से तो शुरुआत हो गई, लेकिन महिंद्रा ने अपनी नज़रें कहीं और जमाईं, भारत की अर्थव्यवस्था के दिल पर, यानी खेती किसानी पर। और यहीं से शुरू हुई उनकी बादशाहत की एक नई कहानी। तो ये कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था। पहले उन्होंने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर से हाथ मिलाया, फिर ट्रैक्टर के काम को एक अलग डिवीजन में डाल दिया ताकि पूरा फोकस वहीं रहे। और नतीजा 1983 तक वो इंडिया के नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड बन गए और आज 40 साल बाद भी वो उसी कुर्सी पर बैठे हैं। और उनकी पकड़ कितनी मजबूत है ये इस नंबर से पता चलता है, 43.3%। हाल ही में एक वित्तीय वर्ष में ये भारत के ट्रैक्टर बाजार में उनकी हिस्सेदारी थी, मतलब बाजार का लगभग आधा हिस्सा उनके कब्जे में है। ये कमाल की बात है। अब कहानी में आता है वो मोड़ जब महिंद्रा ने सिर्फ गाड़ियां जोड़ने वाली कंपनी से आगे बढ़कर एक असली ऑटोमोटिव इनोवेटर बनने का सबसे बड़ा दांव खेला। 550 करोड़ रुपए। 2000 के दशक की शुरुआत में ये रकम कितनी बड़ी रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए। ये उस समय कंपनी के लगभग 3 साल के मुनाफे के बराबर थी और ये सारा पैसा उन्होंने एक गाड़ी बनाने में लगा दिया। एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की दांव था ये। और ये रिस्क कितना बड़ा था, ये पूर्व MD पवन गोयनका के इस बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि उस समय जीरो से एक गाड़ी को डेवलप करना एक पागलपन भरी सोच थी। मतलब उस समय किसी भारतीय कंपनी के लिए ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। स्कॉर्पियो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक जिद थी। और वो जिद, वो दांव काम कर गया। जरा इस चार्ट को देखिए। स्कॉर्पियो के आने के बाद कंपनी का मुनाफा कैसे रॉकेट की तरह ऊपर गया। 2003 में जो मुनाफा 140 करोड़ था, वो 2007 तक 1000 करोड़ के भी पार चला गया। स्कॉर्पियो ने सिर्फ कंपनी को बचाया नहीं, उसे एक नई उड़ान दी। स्कॉर्पियो की जबरदस्त कामयाबी के बाद आनंद महिंद्रा के नेतृत्व में कंपनी ने एक नए दौर में कदम रखा। अब फोकस सिर्फ गाड़ियों पर नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच के साथ अलग अलग सेक्टर्स में फैलने पर था। और इस सोच को नाम दिया गया राइज फिलॉसफी। ये सिर्फ एक अच्छा सा स्लोगन नहीं था,
इसका मतलब था कि कंपनी जो भी करेगी वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए करेगी। और ये सोच सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। मजबूत बुलेरो से लेकर एडवेंचरस थार और प्रीमियम एक्सयूवी 700 तक हर गाड़ी में ये झलकती है। और इसी सोच ने उन्हें फाइनेंस, आईटी और हॉस्पिटैलिटी जैसे अलग-अलग बिजनेस में भी उतरने की हिम्मत दी। आज महिंद्रा ग्रुप कितना बड़ा है, ये इस टेबल से साफ पता चलता है। 100 से ज्यादा देशों में मौजूदगी, ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट तक। ये अब सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे ताज़ा और शायद सबसे ज़रूरी मोड़ पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य पर कब्जा करने की दौड़। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ बयां कर देता है। इसी साल सिर्फ कुछ महीनों के अंदर महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 5% से सीधा 21% से भी ज्यादा कर ली। ये कोई धीमी शुरुआत नहीं थी, ये बाजार में एक धमाके के साथ एंट्री थी। तो ये हुआ कैसे? इसके पीछे है उनका बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। देखिए, ये कोई जुगाड़ नहीं है कि पुरानी पेट्रोल गाड़ी में बैटरी लगा दी। नहीं, ये जमीन से, स्क्रैच से सिर्फ इलेक्ट्रिक होने के लिए बनाया गया एक पूरा का पूरा नया आर्किटेक्चर है। ये दिखाता है कि वो इस रेस में कितने सीरियस हैं। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देती है। 1949 में महिंद्रा एक नए आजाद हुए देश की जरूरतें पूरी कर रही थी, और आज वो एक नए दौर, एक नए युग की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सोच वही है, समय के साथ चलना और सबसे आगे रहना। तो एक स्टील बेचने वाली कंपनी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में तहलका मचाने वाली कंपनी तक, ये है महिंद्रा का अब तक का सफर। ये कहानी है बार बार खुद को बदलने की और हर मुश्किल को एक मौके में तब्दील करने की। महिंद्रा का इतिहास हमें एक बात तो सिखाता है कि वो कभी एक जगह पर टिकते नहीं हैं। स्टील से जीप, जीप से ट्रैक्टर और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां। उनका सफर हमेशा अगली बड़ी चुनौती की तलाश में रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? महिंद्रा अगला कौन सा पहाड़ फतह करने की तैयारी में है?